वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। वर्तमान की पहल में आज बात महात्मा गांधी की, उनकी वेशभूषा की और विंस्टन चर्चिल के उन पे कहे गए उद्धरण की। साथ ही उनकी भी बात जो गांधी जी का स्वरूप सिर्फ उनके नंगे शरीर में देख पाए, उनके जनमानस के संघर्ष में नहीं। अधनंगा फकीर, यह तारीफ नहीं तंज था विंस्टन चर्चिल का। यह बेबसी, घृणा और लाचारी थी दुनिया के उस सर्वशक्तिमान साम्राज्यवादी देश के प्रधानमंत्री की जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। उसकी आखिरी कोशिश थी अपने शोषणकारी उपनिवेशों को बचाने की, जिनकी जनता अपने उन मुक्तकामी नेताओं के नेतृत्व में उठ खड़ी हो रही थी जो उसी के जैसे और उसी के कटकाठी के थे। यह डर था महात्मा गांधी का, जिनकी कथनी और करनी की एकता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सूरज को अस्तांचल तक पहुंचा दिया था। जब चर्चिल गांधी जी को अधनंगा फकीर कह रहे थे, तब उनका यह बयान व्यक्ति नहीं, उस विचारधारा और संस्कृति के खिलाफ था जिसे हम भारतीयता कहते हैं। वह उस औपनिवेशिक मानसिकता का अहंकार था जो भारत की बहुसंख्यक आबादी को अपने साम्राज्यवादी आर्थिक हितों के लिए अधनंगा रहने पर मजबूर कर रही थी। गांधी जी की इस वेशभूषा को समझने के लिए आइए समझते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कुछ उन शुरुआती पड़ावों को जिनसे गुजरकर गांधी भारत की आत्मा के साथ स्वयं को एकाकार कर सके थे। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, मदुरई भारत में गांधी जी के साक्षात्कार के वह पड़ाव हैं जहां से होकर गुजरा मोहनदास गांधी बाबा और महात्मा का सफर पूरा करता है। चंपारण भारत में गांधी जी के सत्याग्रह प्रयोग की पहली स्थली थी जो सफल रही। वहां नील की खेती होती थी जो किसानों की बेबसी पर पसरी थी। अंग्रेज परस्त हुक्मरान किसानों को अपनी जरूरत का अनाज तक उत्पादित नहीं करने देते थे। औरतों पर बेइंतहा जुल्म ढाते थे। काम और शोषण के बदले उन्हें सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा मिलता था। नील फैक्ट्रियों के मालिक निम्न जाति के औरतों और मर्दों को जूते तक नहीं पहनने देते थे। गांधी जी ने पहले पहल यही जूते पहनने छोड़ दिए। 8 नवंबर 1917 को गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का दूसरा चरण शुरू किया। इस चरण में पढ़ाई और सफाई पर जोर दिया। कस्तूरबा गांधी ने स्थानीय गांवों की महिलाओं को साफ सफाई पर ध्यान देने पर जोर देने को कहा। उन औरतों में से एक ने बा से कहा, बा आप मेरे घर की हालत देखिए, आपको कोई सूटकेस या अलमारी दिखता है जो कपड़ों से भरा हुआ हो? मेरे पास केवल यही एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। आप ही बताओ बा, मैं कैसे इसे साफ करूं और इसे साफ करने के बाद क्या पहनूं? आप महात्मा जी से कहो कि मुझे दूसरी साड़ी दिलवा दें ताकि मैं हर रोज इसे धो सकूं। यह सुनकर गांधी जी ने अपना चोगा बा को दे दिया, उस औरत को देने के लिए, और इसके बाद से ही उन्होंने चोगा ओढ़ना बंद कर दिया। सत्य को लेकर गांधी जी के प्रयोग और उनके कपड़ों के जरिए इसकी अभिव्यक्ति अगले 4 सालों तक ऐसे ही चले, जब तक कि उन्होंने घुटनों तक लंबी धोती पहनना नहीं शुरू कर दिया। सत्य को लेकर गांधी जी के प्रयोग अगले 4 साल तक चले। वक्त वक्त पर उन्होंने अपने इस प्रयोग को अभिव्यक्ति प्रदान की। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में जब वो शामिल हुए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पगड़ी के बराबर कपड़े में 4 मजदूरों का तन ढका जा सकता है। उन्हें अपनी इस अभिजातीय स्थिति से विरक्ति हुई। उन्होंने वहीं पर पगड़ी पहनना छोड़ दिया। 22 सितंबर 1921, स्थान मदुरई, गांधी जी ने अपनी पोशाक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भारी भरकम गुजराती पोशाक से अलग होकर एक साधारण धोती और शाल पहनने का फैसला किया। गांधी उस घटना का वर्णन करते हैं जिसने उन्हें अपनी औपचारिक पोशाक को छोड़ने के लिए मजबूर किया। रास्ते में मैंने अपने डिब्बे में भीड़ देखी। उस भीड़ में बिना किसी प्रवाद के हर कोई विदेशी कपड़ों में मौजूद था। मैंने उनसे खादी पहनने का आग्रह किया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि हम इतने गरीब हैं कि खादी नहीं खरीद पाएंगे। मैंने इस तर्क के पीछे की सच्चाई को महसूस किया। मेरे पास बनियान, टोपी और नीचे तक धोती थी। यह पहनावा अधूरी सच्चाई बयां कर रहा था। जहां लाखों लोग निर्वस्त्र रहने के लिए मजबूर थे,
4 इंच की लंगोटी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की नंगी पिडलियां कठोर सच्चाई बयां कर रही थी। मैं उन्हें क्या जवाब दे सकता था जब तक कि मैं खुद उनकी पंक्ति में आकर नहीं खड़ा हो सकता। तो मदुरई में हुई सभा के बाद अगली सुबह से कपड़े छोड़कर मैंने खुद को उनके साथ खड़ा किया। यह निर्णय था, जिनके साथ और जिनके लिए काम करना है उनके जैसा हो जाना, अपनी उस अलग भौतिक पहचान को खत्म करना जो आर्थिक रूप से सक्षम को अक्षम से अलग करती है। ताउम्र गांधी जी ने अपनी इसी छवि को बनाए रखा, उस समय भी जब वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन गए और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम से मिले। उन्होंने तय किया था कि वह राजा से भी इसी वेशभूषा में मिलेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के कारण भारतीय गरीब अब भी नंगे हैं। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने राजा से मिलने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं पहने थे, तो गांधी जी की त्वरित टिप्पणी थी, राजा के पास हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़ा था। अपने निर्णयों के बारे में गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट थे। वह कहते भी थे कि मैंने अपने जीवन में जितने भी बदलाव किए हैं वे महत्वपूर्ण अवसरों से प्रभावित हुए हैं और वे इतने गहन विचार विमर्श के बाद लिए गए हैं कि मुझे शायद ही उन पर पछतावा हुआ हो। छोटी सी धोती और शाल विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए हो रहे सत्याग्रह का प्रतीक बन गए। यह वेशभूषा उन्हें एक साथ गरीबों से जोड़ती थी और दूसरी ओर दुनिया के सामने यह भी स्पष्ट करती थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने किस तरह भारत को कंगाल कर दिया है। हालांकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो वेशभूषा वो धारण कर रहे हैं वो सारे लोग धारण करें। उनका इस पे मत भी था कि अगर लोग ये समझते हैं कि यह वेशभूषा उनके लिए आवश्यक है तो वे धारण कर सकते हैं। इस पर वो कहते थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित विदेशी कपड़े के बहिष्कार को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ ही दिन शेष हैं। लाखों इतने गरीब हैं कि खराब कपड़े बदलने के लिए वह पर्याप्त खद्दर नहीं खरीद सकते। मैं उन्हें मद्रास में दी गई अपनी सलाह को दोहराता हूँ, वे केवल एक धोती से काम चलाएं। हमारी जलवायु में हमें वर्ष के गर्म महीनों के दौरान अपने शरीर की रक्षा के लिए शायद ही इससे अधिक की आवश्यकता है। पोशाक को लेकर कोई घमंड नहीं पालें। भारतीय संस्कृति ने कभी भी परीक्षा के स्वरूप में पुरुषों के लिए पूरे शरीर को ढकने पर जोर नहीं दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सलाह दे रहा हूँ, इसलिए उदाहरण स्थापित करने के लिए मैं कम से कम 31 अक्टूबर तक अपनी टोपी और बनियान को त्यागने का प्रस्ताव करता हूँ और जब भी तन के लिए आवश्यक हो केवल एक धोती और एक चादर से खुद को संतुष्ट करता हूँ। मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी नया करने से पहले यह पालन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं खुद तैयार हूँ कि नहीं। इसलिए भी कि मैं उन लोगों के लिए इसे आसान बनाने के लिए उत्सुक होता हूँ जो अपने विदेशी कपड़ों को त्याग करना स्वीकार नहीं करते। मैं त्याग को शोक की निशानी के रूप में जरूरी मानता हूँ और नंगे सिर और नंगे शरीर रहकर देश को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम शोक में हैं क्योंकि साल का अंत आ रहा है और हमें अभी तक स्वराज नहीं मिला है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं तब तक यह उम्मीद नहीं करता कि मेरे सहकर्मी बनियान और टोपी का प्रयोग छोड़ दें जब तक कि वे इसे अपने काम के लिए आवश्यक नहीं समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपने आसपास जो गरीबी देखी उससे वह बेहद विचलित हुए। दक्षिण भारत की यात्रा पे जिस तरह का मंजर उन्हें दिखाई दिया उससे भारत की दयनीय स्थिति के बारे में उनके विचार और पुख्ता हुए। घुटने भर कपड़ों में खेतों में काम करते किसान, अधनंगे मजदूर और इन सारी स्थितियों ने गांधी जी के विचारों को और मजबूत किया और उन्हें लड़ने की प्रेरणा दी। गांधी जी की इस पहल ने न केवल ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की लड़ाई को और तेज किया बल्कि इसे एक आम आदमी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का चिरस्थायी प्रतीक भी बनाया। कपड़े के एक साधारण टुकड़े से लेकर एक जन आंदोलन तक उन्होंने राष्ट्र को न केवल अंग्रेजों से बल्कि उसकी अंतरतम बुराइयों से मुक्त के मार्ग की ओर निर्देशित किया। विवशता और
बेबसी से उपजे इन न्यूनतम वस्त्रों के धागों ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। रोम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर गोंजाल्विस ने अपने निबंध हाफ नेकेड फकीर द स्टोरी ऑफ गांधीज पर्सनल सर्च फॉर सार्टोरियल इंटीग्रिटी में कहा है कि यह कपड़ों के माध्यम से सत्य की खोज है। गांधी के विचार और कार्य में सत्य और प्रामाणिकता की खोज में उनके कपड़ों ने एक शक्तिशाली भूमिका निभाई, जो आज भी हमारे विलासिता की दुनिया की वास्तविकताओं और उपभोक्तावाद की चुनौतियों के लिए दर्पण है। उम्मीद है वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी पसंद आई हो तो सिर्फ डिसलाइक मत करिए, बल्कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मत को प्रकट करिए। शुक्रिया।